राइजिंग चैम्प्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और हमने केमिस्ट्री के इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस सेशंस में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। इस सेशन में भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन 19 टू 26 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन इससे पहले के चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 13 में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन वहां पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है पिछले लेक्चर में किया गया है और उसके पहले जो है लेक्चर 11 में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of the ferric ions. ठीक है, सॉरी derive the formula of ferric oxide है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 19 क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो है आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो किस तरह से है। उसमें जो ऑक्साइड के आयन है यानी ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एचसीपी बना रहे हैं। यानी ऑक्सीजन के एटम जो है वो क्या कर रहे हैं, एचसीपी बना रहे हैं। इक्वल टू आप एफसीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, एचसीपी बना रहे हैं और क्या है, उसमें कह रहा है कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं, ठीक है, और आयरन जो है Fe फेरिक आयंस यानी Fe+3 वाले जो आयंस हैं वो क्या है, Fe3 वाले जो आयंस हैं वो क्या है, वो सारे ऑक्टाहेड्रल होल्स को ऑक्युपाई ना करके सिर्फ 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं। आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड का, आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको हमने किया हुआ है। इसको आप कहां पे देखे होंगे, जहां पे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किया था उसी सेशंस में हमने इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज, क्योंकि ऑक्साइड जो है यही एफसीसी का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था जो भी आपके नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, आयनिक में जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल्स को ऑक्युपाई करते हैं, वॉइड्स को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के जो है, लेट अस सपोज देयर आर n एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड्स के 2 एटम्स हैं, n एटम्स हैं। अब n एटम्स हैं ऑक्साइड के, तो आयरन के कितने होंगे यही पता कर लेंगे तो फॉर्मूला को हम बना सकते हैं, क्योंकि हम रेशियो निकाल लेंगे कि कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है और कितने आयरन के एटम प्रेजेंट है, उनका रेशियो ही तो फॉर्मूला होता है। बड़ा सिंपल सा काम है। तो देखिए Fe+3 कह रहा है कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हमने जाना था फॉर्मूला कि अगर एटम n एटम्स अगर आपके क्या कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो n के बराबर होते हैं, और यही आपको बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्वाइस ऑफ n के बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, चलिए आपके टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या है, n। अब कह रहे हैं कि फेरिस जो है वो क्या है, 2/3 से ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, यानी कि Fe+3 ओनली ऑक्युपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कितना कर रहा है, 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है। यहां से आप क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू n हो जाएगा, क्योंकि आपके टोटल वॉइड्स n है। ठीक है, 2/3 ऑक्युपाई कर रहा है तो कितना ऑक्युपाई किया, 2/3 n किया है। तो आयरन के एटम्स कितने होंगे, आयरन के एटम्स कितने होंगे, 2/3 n हो गए। अब देखिए रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, देखिए आयरन के एटम प्रेजेंट है 2-3n में, ऑक्सीजन के n है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 में मिलेगा, यानी आयरन ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। और हम जानते हैं फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है।
तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस यही जानना था। आप ये अगर जान रहे कि अगर n एटम इन्वॉल्व है क्लोज पैकिंग में तो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स n होते हैं और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 2n होते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्लासिफाई करना है। सबसे पहला दिया है जर्मेनियम विद इंडियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा p टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और n टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। पहला दिया है कि जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम। ठीक है, जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम। ठीक है, अब देखिए जर्मेनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, जर्मेनियम है ग्रुप 40, नियम है ये है ग्रुप 13 है कि नहीं है। तो भैया ग्रुप 14 का ग्रुप 13 से डोप करते हैं तो यहाँ पर होल्स क्रिएट होते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं, ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया, p टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये था ए वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा आपको बताना है, दूसरा है बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन। ठीक है, बोरॉन डोप्ड विद सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए बोरॉन को डोप कर रहा है सिलिकॉन के साथ। ठीक है, बोरॉन भी क्या है, ग्रुप 13 का है, सिलिकॉन क्या है, ग्रुप 14 का, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका p टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 20 भी बड़ा इजी था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गोल्ड एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सन। ठीक है, कह रहा है गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस जो दिया है, एटॉमिक रेडियस दिया है आपका, एटॉमिक रेडियस दिया है आपका 0.144 नैनोमीटर। ठीक है, कह रहा है ये एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एफसीसी में। आपको पूछा है कि साइड जो यूनिट सेल होगा इसका, उसकी साइज क्या होगा, उसका साइड का लेंथ पूछा हुआ है, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एज लेंथ की तो बात कर रहा है, और आपको रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस यही सोचना है कि एफसीसी में आर और ए के बीच में रिलेशन क्या था। ठीक है, वो पता चल गया तो आपका काम खत्म हो गया। तो अगर आपको नहीं आता हो, मान लीजिए आपको याद नहीं है फॉर्मूला, यार बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, भूल टाइम था, मान लीजिए आपको भूल गया तो आपको याद दिला देता हूँ कैसे बनता था। ये आपका एफसीसी यूनिट का फेस वाला, फेस सेंटर्ड वाला आपका रहा। ठीक है, ऐसे ही आपका फेस रहता है कि नहीं रहता है, ये आपका फेस है। ठीक है, फेस ऑफ अ क्यूब है। ठीक है, इसी को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोल लेते हैं हम। ठीक है, उसका एक फेस बनाया हमने और हम इसको रिलेशन, अगर ये हमारा ए होता था, ठीक है, और हम आर और ए के बीच में रिलेशन कैसे निकालते थे, यहां से यहां तक को मिला देते थे। ये कहते थे ये पूरी दूरी जो है √2a के बराबर है, क्योंकि साइड ए है तो √2a के बराबर होगी, और ये टोटल जो है हम ये कहते थे कि ये r है, ये 2r है, ये r है, तो ये 4r के बराबर होता था। तो हमको ये रिलेशन याद हो जाएगा। ठीक है, अगर रिलेशन याद तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल हो गया भाई। तो आपको a बराबर आप कह सकते हैं कि आपका क्या है, 2√2r के बराबर है। तो a आपसे पूछा हुआ है तो आप ये कर लीजिए, 2 × √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, और r की वैल्यू आपको दी है 0.144 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एज लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये भी आप काफी इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसमें सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा ए की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, आपको सही करना। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है यार, इससे आसान सवाल जिंदगी में होगा ही नहीं। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और दूसरा है
बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। तुम आपको याद होगा कि जहां मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कराई थी वहां मैंने बैंड थ्योरी भी करवाई थी। बैंड थ्योरी में मैंने क्या कहा था, बैंड थ्योरी में कहा था कि बैंड कैसे बनते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वही कंबाइन होकर क्या होते हैं, बैंड्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर फील्ड है तो उसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे थे, और अगर अनफिल्ड है तो यानी कि कम एम्प्टी है तो उसको हम बोल रहे थे कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो भैया आपसे यहाँ पूछा है कि आप कैसे कहेंगे कौन सा सेमीकंडक्टर है कौन सा, मतलब सिंपल सी बात यही है कि वो बैंड थ्योरी की बेसिस पूछता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस बताइए और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में बताइए। तो ये कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होते हैं जिनके बैंड्स क्या होते हैं आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, जिनके बैंड्स क्या होते हैं आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। जिनके बैंड्स के बीच में दूरी कम होती है उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। और आपके इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके बीच का गैप जो है काफी ज्यादा लंबा हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इतना ही सब था आपके पास। ठीक है, आपको बस ये गैप ज्यादा दिखाना था इसमें कि ये इंसुलेटर हो गया और इसमें कम है, इसमें ओवरलैप है, बस इतना ही तो है बैंड थ्योरी। और क्या है आपके पास, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया सॉल्व। ये आप वहां पे देखेंगे तो कंप्लीटली डिटेल में बताया था मैंने। ठीक है, तो जहां पे आपका जिस वीडियो मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको कंप्लीटली पूरा देखने को मिल जाएगा कैसे कैसे कंडक्शन होता है, वहां पे कंप्लीटली बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एसेंटर्स। ये सब बताया है, सब आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। डिफेक्ट्स में जाएंगे तो आपको शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, तो शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल और एसेंटर्स, ठीक है, ये सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन सीसी cubic closed patch structure. Its metallic radius is 125 picometer. What is the length of side of unit cell and how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? बड़ा ही सिंपल सवाल है भैया। कह रहा है एल्युमिनियम जो है वो किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, सीसी में हो रहा है, सीसीपी में हो रहा है। तो सीसीपी मतलब कि एफसीसी। ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैच स्ट्रक्चर में हो रहा है। मेटेलिक रेडियस उसका 125 है, यानी कि रेडियस जो दिया है 125 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा व्हाट इज द साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इन यूनिट सेल की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछा है कि एज लेंथ बताओ। ठीक है, एज लेंथ आप बताओ। ठीक है, अब एज लेंथ आप कैसे बताएंगे, सिंपल सा है, एफसीसी के लिए अभी निकाला था हमने, ए और उसके बीच में ए बराबर 2√2r होता है। ठीक है, आर दिया हुआ, ए पूछा है, क्या निकल नहीं जाएगा, 2 इंटू 1.414 इंटू आपका 125, क्या हो नहीं जाएगा, क्या बताइए, क्या हो नहीं जाएगा, ये सवाल है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, 125 250 हो जाएगा 1.414। ठीक है, तो शायद 353.5 पिकोमीटर इसका आएगा आंसर। ठीक है, तो आप ये दे सकते हैं। ठीक है, 353.5, ठीक है, कहेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है दूसरा पार्ट है
कि कितने यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि सेकंड पार्ट इसका क्या है कि कितने यूनिट सेल होंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, कितने यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम के अंदर कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है। चलिए जरा सा देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने यूनिट सेल होंगे। अब देखिए आपके एक यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है, आपका ए बराबर जो है वो है आपका 353.5 पिकोमीटर, ठीक है, यानी एक यूनिट सेल का एज लेंथ ये है। अगर आप खुद सोचिए, आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, मान लीजिए आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे आपको पता करना है, और एक यूनिट सेल इतना जगह ले रहा है, ठीक है, तो जितना एक यूनिट सेल ले रहा है उससे अगर हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल से, तो हमें मिल जाएगा नहीं नंबर ऑफ यूनिट सेल, है कि नहीं, यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल यूनिट सेल निकाल लें, यूनिट सेल, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर ए क्यूब हो जाएगा, वो बराबर ए क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 353.5 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर है ना, तो उसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब ये मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, सीधी सी बात है, आपको क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको तो ऐसे एज इट इज रहने देंगे, इसका क्यूब करेंगे और क्यूब करके जो वैल्यू आएगी वो आप लिख देंगे, तो क्यूब करके वैल्यू आपको कितनी मिलती है, तो पहले तो इसको, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये मीटर में, मीटर क्यूब में है, तो इसको आप पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब है तो यानी कि 10 मतलब 10 का 100 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप ऐसा करेंगे 353.5 का क्यूब इंटू -12 का क्यूब इंटू क्यूब, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर जो है लगभग 2.25 इंटू 10 की पावर 23 है कि 23 10 की पावर 22 के लगभग आएगा, 22 के लगभग आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, आपको उस मेथड बताना था कि कैसे सॉल्व करना है भाई। आप तो सोचो, आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चाहिए, ठीक है, आपको एक यूनिट सेल का अगर आपको वॉल्यूम बता दिया जाए तो आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल नहीं देंगे, ठीक है, तो वही चीज है कि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था, आपने एक यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाली और उससे डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर ये था 24, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ NaCl is doped with 10⁻³ मोल% of SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, ठीक है। कह रहा है कि आपका जो है NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, उसको डोप किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको डोप किया जा रहा है, किससे,
10 टू पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2। NaCl को किया गया है डोप्ड किससे? 10 टू पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा नहीं, आपको बताना है कैटायन की वैकेंसीज का कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सोडियम का जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्ट्रोंशियम की +2 है। ठीक है, अब क्या है, +1 वाले की जगह जो है +2 वाला एटम आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक, क्योंकि एटम को होल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होना पड़ेगा, यानी कि 2 Na के एटम्स रिप्लेस होंगे, तो एक ही जगह पे स्ट्रोंशियम का एक एटम आएगा, बाकी एक जगह खाली रह जाएगी, तो वही कैटायनिक वैकेंसीज बन जाएंगी। समझे कि नहीं समझे बात? कि भाई NaCl में जो है NaCl होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक स्ट्रोंशियम का एटम अगर आएगा तो क्या होगा, सोडियम जो सोडियम का जो एटम, वो 2 एटम जाएंगे, क्योंकि तो +1 है। ठीक है, यहाँ पे +2 है, तो ये एक साथ 2 क्लोरीन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये एक ही को कर रहा है, तो इसलिए जो है स्ट्रोंशियम के आने से 2 सोडियम हटेंगे। ठीक है, और एक सोडियम की जगह जो है स्ट्रोंशियम ले लेगा, बाकी एक जगह खाली रह जाएगी, तो उसी खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, कैटायन वैकेंसीज बोल रहे हैं, तो उसी को निकालना है। यानी कि 1 मोल NaCl में डोप किया जा रहा है 10 टू पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2। ठीक है, यानी टोटल बात करें तो 10 टू पावर -3 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने मोल, ये मोल परसेंट है ना, मोल परसेंट से मोल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू पावर -5 मोल ऑफ SrCl2। अब देखिए सिंपल सा, यानी कि 1 मोल NaCl के अंदर कितना प्रेजेंट है, 10 टू पावर -5 मोल ऑफ SrCl2 प्रेजेंट है। अब देखिए एक स्ट्रोंशियम के एटम आने से, ठीक है, क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भैया NaCl का ऐसे जगह है। ठीक है, मान लीजिए तो अगर एक स्ट्रोंशियम आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2 जगह खाली करेगा, एक को वैकेंट छोड़ देगा और एक जगह खुद रह जाएगा, यानी एक स्ट्रोंशियम का एटम एक वैकेंसी बना रहा है। यानी कि सीधी सी बात हम अगर लिखें यहाँ पे कि 1 Sr स्ट्रोंशियम +2 एटम इज इक्वल टू 1 होल या 1 वैकेंसीज, तो 10 टू पावर -5 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम के एटम कितना क्रिएट करेंगे, 10 टू पावर -5 मोल। ठीक है, अब एक मोल में कितना वैकेंसी होता है एक मोल में होता है 6.023 into 10 to power 23, तो 10 to power 5 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 to power -5 into 6.023 into 10 to power 23। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, 6.023 into 10 to power 23 में माइनस कर देंगे 10 to power 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने होल्स होंगे। ठीक है, इतनी वैकेंसीज बन रही है वहां पे, सिंपल सा है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बस आपको यही जानना था कि मोल को मोल परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इतने मोल्स ऑफ SrCl2 एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ NaCl में, तो भैया एक स्ट्रोंशियम का एटम एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यही चीज जानने वाली थी, कितना क्रिएट कर रहा है, आपको बस यही सब यहां से पता, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाएगा कि भैया एक NaCl जो है वो रिप्लेस होगा, 2 NaCl रिप्लेस होंगे एक स्ट्रोंशियम के एटम से। ठीक है, तो आपका एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया, तो बस आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया मामला, आपने कर लिया सिंपल सॉल्व। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है, ठीक है, ये आपको बताई हुई है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, पिछले भी आपके इंडेक्स क्वेश्चन में भी था ये सवाल। ठीक है, तो दोबारा से बताने की कोई मतलब नहीं बनता, पीछे के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एनसीईआरटी का पार्ट जो है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब मैंने लास्ट टर्न पे मतलब किसी में प्रीवियस जो इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उनको दिया था, उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, या उनको सॉल्व करने का तरीका क्या देख लेते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक है, कौन सा कोवेलेंट क्रिस्टल है। ठीक है, फर्स्ट
आपका ऑप्शन रॉक सॉल्ट, दूसरा है आइस, थर्ड है क्वार्ट्ज एंड फोर्थ इज ड्राई आइस। तो सबसे पहला है रॉक सॉल्ट, NaCl। रॉक सॉल्ट तो NaCl होता है और वो तो आपका आयनिक होता है, तो उसकी बात कर छोड़ दीजिए। दूसरा है आइस, आइस तो वाटर का होता है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पोलर 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 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अब आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? सिलिकॉन SiO4 यूनिट से बना होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, सिलिकेट्स, ठीक है, सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट्स होते हैं वहां पे। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट से ही क्वार्ट्ज बनता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्वार्ट्ज ही क्या होगा? अब सिलिकेट्स की बॉन्डिंग कैसे होती है? सिलिकेट्स तो कार्बन वाला एलिमेंट है, कार्बन के ग्रुप का है, तो ये भी कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ होता है, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज जो है वो क्या हो जाएगा? कोवलेंट हो जाएगा। और ड्राई आइस, तो ड्राई आइस CO2 होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वार्ट्ज। ठीक है, करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A occupy the corner position and B occupy the face center position. If one atom of B is missing from the one of the face center point, the formula of the compound is। ठीक है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 है आपका। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था। अब देखिए, कह रहा है कि एटम A ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका कॉर्नर का, कॉर्नर्स। ठीक है, एंड B ऑक्यूपाई द फेस सेंटर। B जो है वो क्या है? फेस सेंटर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है। अब कह रहा है कि B का जो एटम है, ठीक है, B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर। B का एक एटम मिस है, B-1 है। ठीक है, मिस्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए के कितने एटम्स होंगे टोटल? ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए भाई, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एक यूनिट सेल में, तो 8 × 1/8 1 एटम्स हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इन अ यूनिट सेल बराबर। अब देखिए, टोटल तो वैसे 6 फेसेस होते हैं, लेकिन एक फेस से गायब है। ठीक है, तो एक फेस से गायब है तो हो जाएगा 5 एटम। ठीक है, टोटल 5 एटम्स है, एक कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो आपके टोटल एटम्स कितने हो गए? 5/2 एटम्स हो गए। ठीक है, बस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हजारों बार बता चुका हूं। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यानी कि रेशियो ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो फॉर्मूला बराबर रेशियो ऑफ एटम्स A and B। ठीक है, इनका रेशियो, ठीक है, क्या होगा? 1:5/2। यहां से आप लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, तो यहां से आप फॉर्मूला लिखेंगे, A का हो जाएगा 2 और B का हो जाएगा 5। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हियर योर ऑप्शन C, यानी कि A2B5 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये IEEE 2011 में आया हुआ सवाल था, बड़ा ही सिंपल था। आप इसको मतलब ओरली भी कर सकते थे, अगर आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत थोड़ी है। आपको पता है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होता है, क्योंकि इसमें से कुछ मिस नहीं है। और अगर आपको फेस सेंटर का है तो उसमें 6 एटम्स का होता है, 6 × 1/2 होता है, तो 5 × 1/2 5/2 हो जाएगा। रेशियो निकाल दीजिए, तुरंत आपका आ गया। मुश्किल से 30 सेकंड में करने वाला सवाल था, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है आपका, इसको आपको बताना है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। देखने से पता चल रहा है कि FCC है, फेस सेंटर्ड वाला है। फेस सेंटर्ड एटम का क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी भाई? 74% होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन C हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th।
ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। ठीक है, कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शन बताइए आप, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक बनाना है कि एक एटम कितना टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, बाय एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, यूनिट सेल में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए भाई, अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है देखते हैं। भैया सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में रिलेशन होता है a बराबर 2r के बराबर होता है। ठीक है, आपको a एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब होता है भैया टोटल वॉल्यूम। अगर आप किसी क्यूब का निकालना है तो वो क्या होता है, a क्यूब होता है, और a बराबर 2r है तो 2r क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। कोई टेंशन की बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा भाई, r अगर आपने रेडियस लिया है, ठीक है, तो किसी एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बस इसी में पुट करना था आपको। ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब पड़ेगा और 4 2 तो ये π/6, यानी कि फ्रैक्शन आपको मिल गया π/6, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था ये भी। अब बाकी के क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे। ठीक है, या आपको बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको जो वीडियो है उसमें लिख के दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस अब इतना ही रह देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम अपना सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। यानी बेसिक्स में नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चों को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने नहीं आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन चैप्टर में है, आपका आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसको कवर करते हुए बाकी जो भी वेरिएशन वगैरह है कंडक्टिविटी का सब पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना से ज़्यादा हो सके आपका कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा, जितने लाइक शेयर जितने व्यूज़ रहेंगे उसको देख के हमें अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको और से अधिक वीडियो लाते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।